आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर वो है पैकेज मैनेजमेंट। हम यहाँ पर एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है पैकेज मैनेजमेंट। इसमें हम देखने वाले हैं कि लिनक्स के अंदर आप किस तरीके से पैकेज मैनेज कर सकते हो। पैकेज मीन्स लिनक्स के अंदर सॉफ्टवेयर को पैकेज कहा जाता है। जिस तरीके से विंडो में आप सॉफ्टवेयर वर्ड यूज करते हो वैसे लिनक्स के अंदर सॉफ्टवेयर को पैकेज कहा जाता है। तो किस तरीके से हम यहाँ पैकेज को मैनेज कर सकते हैं, लाइक इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो पैकेज मैनेजमेंट पे हमारे पास यहाँ पर एक वर्ड आता है कि हमारे पास जो पैकेज फैमिली है। पैकेज फैमिली मीन्स क्या है, यहाँ पर लिनक्स के अंदर जो है यहाँ पर दो टाइप्स की पैकेज फैमिली है। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ पैकेज फैमिली। एंड नंबर वन इज RHL फैमिली एंड नंबर सेकंड इज डेबियन फैमिली। तो RHL फैमिली का मीन यहाँ पर क्या है? सो RHL फैमिली मीन RHL family having the package extension extension .rpm, यानी कि RHL फैमिली के जो पैकेज होंगे उनका एक्सटेंशन क्या होगा? .rpm होगा। जैसे विंडो में आपने सुना होगा कि वहां पर .exe पैकेज आते हैं एंड .msi पैकेज आते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो RHL फैमिली के ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स पर बेस्ड है, लिनक्स पर बेस्ड बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड इनमें अगर कैटेगराइज किया जाए तो दो कैटेगरी में ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। जो एक RHL फैमिली, एक डेबियन फैमिली। RHL फैमिली के अंदर वो आते हैं जिनका जो सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन रहता है वो .rpm रहता है। एंड डेबियन जो हमारा सेकंड यहाँ पर टाइप है वो है डेबियन फैमिली। डेबियन फैमिली। तो इसमें क्या होता है, एक यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो एक्सटेंशन होता है हैविंग द पैकेज एक्सटेंशन एक्सटेंशन .deb, यानी जो डेबियन फैमिली के अंडर में ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे उनमें जो पैकेज यूज होंगे वो .deb फॉर्मेट में यूज होंगे। अब अगर RHL फैमिली की बात करें तो RHL फैमिली में आपका रेड हैट, सेंटोस, फेडोरा, ये सारे आपके RHL फैमिली में। डेबियन में बात करो तो उबंटू, काली लिनक्स, पैराटोस या फिर और भी बहुत सारे ओएस जो कि इस अंडर में आते हैं। यानी हम रेड हैट पढ़ रहे हैं तो हमारे केस में हम कौन से यूज करने वाले हैं? RHL फैमिली के, यानी .rpm से जो स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर रेड हैट के अंदर, तो इन रेड हैट टू मैनेज पैकेज, पैकेज को मैनेज करने के लिए हमारे पास दो टाइप्स के टूल हैं। सो टू मैनेज पैकेज वी हैव टू टूल्स एंड नंबर वन इज, मैंने हैश नहीं लगाया था। नंबर वन इज RPM, रेड हैट पैकेज मैनेजर, रेड हैट पैकेज मैनेजर। एंड नंबर सेकंड इज DNF, DNF और YUM means, DNF means identified unit, identified unit। ठीक है, दो टाइप के हमारे पास पैकेज मैनेजर हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। अब सबसे पहले आता है कि दो टाइप के हम क्यों यूज करें, या फिर हमारे पास दो टाइप के हैं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें RPM की, तो RPM का यूज कब आप करते हो? सो वी कैन इंस्टॉल those package should have, or no sorry, should not have any dependency। ठीक, RPM जो यहाँ पर टूल है उसका यूज कब करते हैं? अगर हमें कोई ऐसा पैकेज इंस्टॉल करना है जिसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं। डिपेंडेंसी का मतलब यहाँ पर क्या है, आपके बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें इंस्टॉल होने के लिए उसके सपोर्टिंग पैकेज चाहिए, यानी वो अकेले इंस्टॉल नहीं हो सकते, उसे साथ में कुछ और भी पैकेज चाहिए जो कि जब साथ में इंस्टॉल होंगे तब वो पैकेज इंस्टॉल होगा। तो वो पैकेज क्या होते हैं? वो जो उनके साथ में सपोर्टिंग पैकेज है, उन सपोर्टिंग पैकेज को उनकी डिपेंडेंसी कहते हैं। एंड जो ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जो कि अकेले इंस्टॉल नहीं हो सकते, उन्हें साथ में डिपेंडेंसी चाहिए, उन्हें RPM से इंस्टॉल नहीं किया जा सकता।
जो स्टैंड अलोन इंस्टॉल हो सकते हैं, यानी कि जो सिंगली इंस्टॉल किए जा सकते हैं, उन्हें आरपीएम मैनेज कर सकता है, उन्हें इंस्टॉल करवा सकता है। एंड अगर हमारे पास कुछ इस टाइप के पैकेज हैं जिन्हें हमारी क्या है, डिपेंडेंसी वहां पर अवेलेबल है, तो वहां पे उन्हें मैनेज करने के लिए क्या यूज किया जाएगा, डीएनएफ। डीएनएफ, सो डीएनएफ क्या कर सकता है, इट कैन इंस्टॉल ऑल डिपेंडेंसी विद योर पैकेज। ये सारी डिपेंडेंसी को आपके पैकेज के साथ में इंस्टॉल कर देता है। जैसे अगर आरपीएम में अगर आपको क्या करना है, वो पैकेज इंस्टॉल करना है जिसके साथ में डिपेंडेंसी है, तो पहले आपको सारी डिपेंडेंसी वन बाई वन सर्च करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही एक टफ टास्क हो सकता है। आपको बहुत सारी डिपेंडेंसी इंटरनेट से या आपके आईएसओ में जहां भी अवेलेबल, वन बाई वन उन्हें सर्च करना पड़ेगा। मान लेते हैं किसी पैकेज के साथ में 10 डिपेंडेंसी है, तो 10 डिपेंडेंसी को आपको वन बाई वन इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन आप उस पैकेज को इंस्टॉल कर पाओगे। जबकि आप डीएनएफ या एम के केस में क्या करोगे, आप डायरेक्टली उसे इंस्टॉल करोगे पैकेज को, एंड वो ऑटोमेटिकली पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में जहां पर आपके पैकेज अवेलेबल है वहां से खुद ही डिपेंडेंसी को फाइंड करेगा और इंस्टॉल भी करवा देगा। तो आपका वो टास्क वहां पे बच जाता है कि आपको वहां पे कुछ भी फाइंड करने की नीड नहीं है, वो खुद फाइंड करेगा एंड खुद इंस्टॉल करवा देगा। तो इन दोनों में ये डिफरेंस रहता है यहाँ पर। बताओ, इतने में कोई डाउट हो? अच्छा, डिपेंडेंसी क्या हुई? देखो, डिपेंडेंसी मतलब मैंने बताया, जैसे मान लो आपके पास बहुत सारे पैकेज है, लाइक एचटीटीपीडी का पैकेज है। एचटीटीपीडी के पैकेज को इंस्टॉल होने के लिए साथ में आई थिंक 10 और 8 के आसपास जो है और भी पैकेज चाहिए, यानी और भी उसे सपोर्टिंग पैकेज चाहिए। जब वो पैकेज अवेलेबल होंगे आपके सिस्टम में, तब वो एचटीटीपी का जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो सकता है, अदरवाइज वो इंस्टॉल नहीं होगा। या आप गूगल क्रोम मान लो, गूगल क्रोम को आपको इंस्टॉल करना है तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, सपोर्टिंग पैकेज चाहिए। वो नहीं होंगे तो आप वहां पर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो उस केस में जो ये आपके सपोर्टिंग पैकेज है उसे डिपेंडेंसी कहते हैं। बताओ। समझ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे आरपीएम, यानी आरपीएम से कैसे पैकेज को मैनेज करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर देखो, मुझे चाहिए कि मुझे ऐसा प्लेस चाहिए जहां पर मेरे पैकेज अवेलेबल हो। तो लिनक्स के अंदर अच्छी चीज क्या है, यहाँ पर रेड हैट पे आपकी जो आईएसओ होती है, जो आपने आईएसओ डाउनलोड की थी, जहां से आपने इस लिनक्स को इंस्टॉल किया था, रेड हैट को इंस्टॉल किया था, उसके अंदर बहुत सारे पैकेज जो है वो अवेलेबल है, यानी पूरे पैकेज की जो है एक लाइब्रेरी वहां पर अवेलेबल है। तो पैकेज की लाइब्रेरी कैसे देख सकते हैं, सो अभी अगर हम यहाँ पर देखें, सो फाइल्स में चलते हैं, यानी यहाँ पर मेरे पास RHEL 9 की ये जो आईएसओ है वो अवेलेबल है। मैं इसे ओपन करता हूँ, यहाँ पर ये कुछ फाइल्स एंड डायरेक्टरी है। इनमें से आपकी ऐप स्टीम और बेस ओएस, ये दो डायरेक्टरी होती हैं जिनके अंदर पैकेज रहते हैं, एंड इन्हें हम यहाँ पर क्या कहते हैं, रेपोजिटरी कहते हैं। रेपोजिटरी का मतलब यहाँ क्या है, आपके पैकेजेस का ऐसा प्लेस जिसे आपका जो टूल है, जो पैकेज मैनेजमेंट का टूल है, लाइक आपका जो यम है या डीएनएफ है, वो ऑटोमेटिकली फाइंड कर सके वहां से पैकेज को। क्योंकि जो आपका यम या डीएनएफ आप यूज करोगे, तो उस टाइम पे वो जो पैकेज को सर्च करेगा, सारी लाइब्रेरी के अंदर से जाके डिपेंडेंसी को सर्च करेगा, तो वो कौन सी डायरेक्टरी को वहां पर डिपेंडेंसी मान ले, क्योंकि ऐसे डायरेक्टरी तो हमारे सिस्टम के अंदर बहुत सारी है। तो वो किसे मानेगा, इस एप स्ट्रीम और बेस ओएस को। क्यों मानेगा, क्योंकि इसके अंदर एक ये डायरेक्टरी अवेलेबल होती है, रैपो डेटा। जिस डायरेक्टरी के अंदर भी ये रैपो डेटा डायरेक्टरी होगी, वो उसी के अंदर फाइंड करेगा जाके, उसी को रेपोजिटरी मानेगा। अगर किसी के अंदर ये रैपो डेटा नहीं है तो उसे नहीं मानेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये सारी इंडेक्सिंग फाइल्स रहती हैं, इंडेक्सिंग डायरेक्टरीज रहती हैं। इन इंडेक्सिंग के अंदर क्या है, सारे पैकेज की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि किस पैकेज के साथ में कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए। तो जहां पर भी आपको ये रेपो डेटा अवेलेबल होगा, वहीं से आपके जो पैकेज है वो फाइंड किए जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें ऐप स्ट्रीम के अंदर, तो ये पैकेजेस है, बहुत सारे पैकेजेस यहाँ पर अवेलेबल है। देखो, लोड होने में भी इतना टाइम ले रहा है, बहुत सारे, आई थिंक मेरे ख्याल से 5000 पैकेज के आसपास यहाँ पर अवेलेबल है। ये जो दिख रहे हैं, अगर मैं यहाँ काउंट दिखा या सेलेक्ट करूँ, सो ओके, यहाँ नहीं दिखा। टर्मिनल पे हम जब इसे देखेंगे तो वहां पैकेज दिखा देगा। ये लोड नहीं ले पाया उसे, इसलिए फाइल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा रहा है। तो देखो, इसी चीज को टर्मिनल पे मैनेज करते हैं, जो हमने वहां पे देखा है एपस्ट्रीम एंड बेस ओएस। तो कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले तो देखो, अब जो मेरे पास वहां पर अवेलेबल है, जो एप स्टीम बेस ओएस, वो कहाँ है, आपकी सीडी डीवीडी की फॉर्मेट में आईएसओ के अंदर।
ठीक, क्योंकि हम VMware यूज कर रहे हैं तो वहां पे जो CD DVD है वो क्या है कि आपने CD DVD के अंदर ISO को रखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, हम वहां से इसे माउंट करा लेते हैं एक डायरेक्टरी के अंदर। माउंट का मतलब क्या होता है कि मैं उसे कनेक्ट कर दूंगा एक डायरेक्टरी से जिसे मैं यहाँ पर एक्सेस करता हूँ। तो कोई भी डायरेक्टरी में आप कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट इसका जो प्लेस होता है वो /MNT रहता है यहाँ पर। /MNT क्या है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था अगर याद हो, तो MNT जो है वो यहाँ पर रिजर्व किया गया है कि आप इसके अंदर अगर आपको कोई अपना डेटा रखना है, लाइक आपको कुछ भी माउंट कराना है, कोई स्टोरेज माउंट करानी है, तो आप यहाँ पे कराओ। तो हम यहीं पे माउंट करा लेते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये एक डायरेक्टरी आ रही है, इसे हटा देते हैं। RF/MNT एंड HGF ये हटा दिया हमने। एंड अभी देखा तो यहाँ पर कुछ भी अवेलेबल नहीं। माउंट कैसे कराते हैं, तो उसके लिए सिंपल आप माउंट करोगे, एंड माउंट करने से भी पहले ये कर सकते हो आप LSBL के कमांड कर, लिस्ट ब्लॉक। ये क्या दिखाएगा आपको, जो भी यहाँ पर डिवाइसेस अवेलेबल है, जो पार्टीशन अवेलेबल है, वो सारे यहाँ दिखाएगा। हार्ड डिस्क वगैरह या जो भी है, यहाँ पर SR0 जो है, इसका मतलब क्या है, ये मेरी यहाँ पर जो CD या DVD की फॉर्मेट है वो है। तो इसी में आपको यहाँ पर ये दिखा रहा है कि एक तो CD रोम अवेलेबल है। SR1 पे जो है मेरे पास यहाँ पर ये जो ISO है वो अवेलेबल है। तो मुझे किसको माउंट करने की नीड है, इस SR1 को माउंट करने की नीड है। तो मैं इस SR1 को माउंट करूंगा। सो माउंट स्पेस DV SR1, कहाँ माउंट करना है, /MNT। ठीक, हमने एंटर किया, ये माउंट हो गया। अभी अगर हम चेक करें यहाँ पर LS/MNT, तो यहाँ पर वही सारी डायरेक्टरीज आपको दिख रही है। ऐप स्टीम, बेस OS, EFI, जो सारी हमें वहां पर दिख रही है। यानी वो सारी की सारी अब यहाँ से एक्सेस होंगी, यहाँ से कनेक्टेड है। ये माउंट करने का मतलब कॉपी नहीं होता, माउंट करने का मतलब कनेक्टेड करना होता है। अभी अगर मैं सिस्टम रीस्टार्ट करूंगा तो ये यहाँ से हट जाएंगे, हमें दोबारा माउंट करना पड़ेगा। बट तब तक ये यहाँ से कनेक्टेड है, ये यहाँ से एक्सेस होती रहेगी। तो ठीक है, हमें यहाँ पर ये मिल गई। अब अगर हम यहाँ पर चेक करें, अंदर ही चलते हैं, CD करके MNT के अंदर आ जाते हैं, एंड LS करके चेक करते हैं, ऐप स्ट्रीम। एंड ऐप स्ट्रीम के अंदर क्या था, पैकेजेस। तो यहाँ चेक करो, देखो इतने सारे पैकेज अवेलेबल। अब ये कितने सारे पैकेज अवेलेबल है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पाइप लगा के, और यहाँ पर कर सकते हैं WC-L। यानी हम लाइन अगर काउंट कर लें कितनी लाइन है, तो हमें पैकेज ही पता नहीं कि एक लाइन में एक पैकेज। तो टोटल यहाँ पर इतने पैकेज अवेलेबल, इतने सॉफ्टवेयर है इसके अंदर, 5272। इसी तरीके से आप बेस OS में चेक करोगे, तो LS स्पेस बेस OS, एंड इसके अंदर भी पैकेजेस नाम की डायरेक्टरी होती है। एंड यहाँ पर भी अगर हम पाइप लगा के एंड WC-L करें, तो यहाँ पे आई थिंक 1100 के आसपास कुछ होना चाहिए, ये 1131। इतने पैकेज यहाँ पे अवेलेबल। अब ये जो इन्होंने ऐप स्ट्रीम और बेस OS दो अलग अलग बनाए, वो क्यों बनाए, ये चाहते तो ये भी कर सकते थे, एक ही डायरेक्टरी बना देते और उसके अंदर पैकेज रख देते। तो इनका जो इसका रीजन है वो क्या है कि आपके ऐप स्ट्रीम के अंदर वो सारे पैकेज मिलेंगे जिनका जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल मीन्स क्या है, जिनकी जो अपडेट है वो कैसे होती है, वो आपके टाइम टू टाइम आती रहती है। जैसे कोई भी अगर पैकेज है उसकी अपडेट आएगी तो वो आपको मिल जाएगी, हो सकता है वो 1 मंथ में आ जाए, हो सकता है वो 2 मंथ में आ जाए। एंड सिंपल वर्ड में कहें तो ये भी कह सकते हैं कि एक आपके वर्जन के अंदर कई अपडेट आ सकती है इसकी। जबकि जो बेस OS के अंदर अवेलेबल है पैकेज, उनकी अपडेट कब आएगी, जब आपका वर्जन चेंज होगा। जैसे हम 9.0 यूज कर रहे हैं, तो 9.0 में बेस OS के अंदर जितने सॉफ्टवेयर है उनकी कोई अपडेट नहीं आने वाली। कब आएगी, जब 9.1 रिलीज होगा। अगली अपडेट कब आएगी, जब 9.2 आएगा, उससे अगली 9.3। जबकि जो ऐप स्ट्रीम के अंदर है उनकी अपडेट क्या है, 9.0 के अंदर भी हो सकता है कई बार आ जाए, एक बार, दो बार, तीन बार आ जाए। उसके बाद 9.1 में हो तो वहां पर भी उसकी कई बार आ सकती है। तो वो टाइम टू टाइम जब भी वो पैकेज अपडेट होगा कंपनी की साइड से, तब वो वहां पर आपको अपडेट मिल जाएगी। इसलिए इन्हें अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, ऐप स्ट्रीम और बेस OS। इतना बताओ, इतना क्लियर है? तो मतलब जब पूरा वर्जन चेंज होगा तो बेस ओएस में चेंज होगा, तब और बेस जब OS खाली में। अपडेट आएगा कोई हाँ, तो ऐप स्ट्रीम तो वालों वो में ऐप स्ट्रीम में चेंज होगा। राइट। ऐप स्ट्रीम वाले जो पैकेज हैं उनकी अपडेट टाइम टू टाइम आती रहेगी। एंड जो ओके। बेस OS वाले हैं उनकी सिर्फ तभी आएगी जब आपका नया वर्जन रिलीज होगा, या फिर कुछ केसेस में तब हो सकती है जब कंपनी की साइड से कुछ ऐसा इशू आया, कोई बग आया होगा। जैसे आज हाँ। 9.1 रिलीज हो और उन्होंने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इसमें डाल दिया हो जिसमें कुछ
गड़बड़ आ गया वहां से, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो हो सकता है उस केस में, वो भी 1% केस है कि ऐसा होगा कभी, अदरवाइज वो प्रॉपर चेक करके ही डालते हैं। तो उस केस में आ सकता है अपडेट, वरना अदरवाइज नहीं आएगा, तभी आएगा जब वर्जन चेंज होगा, 9.1 देन 9.2 देन 9.3। ठीक बताओ। जी सर, समझ गए। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें जो पैकेज दिख रहा है, ये पैकेज देखो अलग अलग नाम से है। एंड अगर किसी पैकेज को समझे कि हम इसे यहाँ पर रीड कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पर एक पैकेज ले लेते हैं। तो से हटा दो, एंड यहाँ पर हम ले लेते हैं, कौन सा ले, फायरफॉक्स ले लेते हैं। तो फायरफॉक्स को अगर मैं सर्च करूँ तो RPM QA एंड देन पाइप एंड ग्रेप एंड फायर एंड, ठीक है, फायरफॉक्स का ये पैकेज आया है। अब अगर हम इसे पढ़ें तो इसमें ये सारा क्या लिखा हुआ है, तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है, ये क्या लिखा हुआ है, ये इसका नेम है, यानी पैकेज का नाम आता है सबसे पहले। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आपको दिखता है, वो क्या होता है यहाँ पर, ये है इसका वर्जन, ये वाला, ये इसका वर्जन है। एंड इसके बाद यहाँ पर क्या दे रखा है, ये नेक्स्ट जो दे रखा है वो रिलीज दे रखी है। यानी ये वाला जो पैकेज है वो किसके लिए, एंटरप्राइज लिनक्स 9 के लिए, रेडेट 9 के लिए, रेडेट 8 में नहीं चलेगा, ये 9 के लिए। जो रेडेट 8 के पैकेज होंगे वहां पे EL8 लिखा होगा। एंड इसके बाद यहाँ पर, अब वो भी ये 9.0 का पैकेज है, 9.0 पूरा यहाँ तक। इसके बाद जो है वो आर्किटेक्चर है, यानी ये 32 बिट और 64 बिट दोनों आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर वो चीज लिखी हुई है। दूसरा, आपका जब पैकेज इंस्टॉल हो जाता है, तो इंस्टॉल होने के बाद उसका एक जो एक्सटेंशन है वो खत्म हो जाता है। जो एक्सटेंशन कब तक रहता है, जब तक इंस्टॉल नहीं हुआ। जैसे हम ऊपर देखें, जो हमारे पैकेज इंस्टॉल नहीं हो सब में देखो .rpm आ रहा है, सब में .rpm है। जो मैंने अभी सर्च किया फायरफॉक्स, वो पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए वहां पे देखो .rpm नहीं आ रहा। तो हमेशा किसी भी सॉफ्टवेयर में, चाहे वो विंडो के केस में हो चाहे लिनक्स के केस में हो, एक्सटेंशन जो रहता है वो तब तक रहता है जब तक वो इंस्टॉल नहीं हुआ। जैसे इंस्टॉल होता है उसका एक्सटेंशन खत्म हो जाता है, कि फिर वो विंडो के अंदर एक तरीके से इनबिल्ट उसमें आ जाता है, इंटीग्रेटेड हो जाता है। तो उस केस में वहां पे एक्सटेंशन की जरूरत नहीं रहती। इसके बाद अब यहाँ पर हम कुछ कमांड्स देखते हैं कि हम किस तरीके से RPM का यूज करके जो है वो यहाँ पर पैकेज को मैनेज कर सकते हैं। सो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहली कमांड देखते हैं। सो सबसे पहली कमांड है RPM। आप RPM-QA कर सकते हो, जो अभी हमने किया था। तो उसका मतलब क्या था, -QA का मतलब है यहाँ पर क्वेरी ऑल, यानी कि आप क्या कर रहे हो, सारे पैकेजेस आपके सिस्टम के अंदर कितने अवेलेबल हैं उन्हें फाइंड कर रहे हो। ये दिखाएगा कि कितने आपके इंस्टॉल्ड पैकेज हैं, ऑल इंस्टॉल्ड पैकेज। तो ये जितने भी पैकेज आ रहे हैं, इतने पैकेज आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है। ये देखो बहुत सारे पैकेज हैं, ये जो सारे दिखा रहे हैं, ये सारे पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल्ड। किसी स्पेसिफिक पैकेज को अगर आपको चेक करना है, तो आप उसके लिए पाइप लगाकर और यहाँ पे ग्रैब कर सकते हो। जैसे अभी हमने किया था, फायरफॉक्स को सर्च किया था, तो हमें पता लग जाता है कि फायरफॉक्स अवेलेबल, फायरफॉक्स की आ गई। इसी तरीके से कोई और नाम आपको देना है, जैसे हमने BSFTPD किया, तो वो अवेलेबल नहीं है बाय डिफॉल्ट, तो उसमें देखो कुछ नहीं आया। ठीक, तो कोई भी पैकेज सर्च करना है तो आप पाइप लगा के उसे सर्च कर सकते हो। एंड RPM-QA की जगह आप यहाँ पर RPM एंड RPM, आई थिंक विदाउट स्पेस है, RPM क्वेरी, हाँ RPM क्वेरी कर सकते हो। तो RPM क्वेरी स्पेस किसी पैकेज का नेम दे दो, तो फायरफॉक्स, इससे भी सर्च कर सकते हो। अगर आप ग्रैप नहीं करना चाहते ये चीज, तो इसी चीज का ये जो पूरी कमांड है, समझ लो इसी का शॉर्टकट है, RPM क्वेरी स्पेस पैकेज करना। तो इससे क्या चेक कर सकते हो कि आपका जो पैकेज है वो अवेलेबल है या नहीं। जैसे मैं यहाँ पर BSFTPD करूँ तो वो अवेलेबल नहीं, ठीक, पैकेज BSFTPD इज नॉट इंस्टॉल, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखा दे। इसके अलावा हम यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें तो RPM स्पेस -QA एंड देन हाइफन हाइफन लास्ट करें, तो ये मुझे क्या दिखाएगा, सारे के सारे पैकेज दिखाएगा, एंड उसकी जो इंस्टॉलेशन डेट है वो भी दिखाएगा।
जो अभी हम RPM हाइफन QA कर रहे थे, सिंपल क्या दिखा था, सारे पैकेज। बट अगर हमें ये देखना है ये कब इंस्टॉल हुआ है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, वहां पर हाइफन हाइफन लास्ट लगा सकते हैं। तो देखो सारे के सारे, क्योंकि मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये वाला इस डेट में इंस्टॉल किया था, तो सारे पैकेज उसी के साथ में हुआ था, मैंने अलग से बाद में कोई पैकेज किया ही नहीं इंस्टॉल। इसलिए सबकी डेट क्या है, वही 6 नवंबर आ रही है। ये देखो सारे, right? So, इससे हम इस तरीके से यहाँ पर इंस्टॉलेशन की डेट भी चेक कर सकते हैं। एंड इसके अलावा हम यहाँ पर नेक्स्ट क्या चला सकते हैं, RPM स्पेस हाइफन QL स्पेस, QL स्पेस एंड किसी पैकेज का नाम दे देंगे, फायरफॉक्स को ही लेके चलते हैं वो भी। सो ये आपको क्या दिखाएगा, यहाँ पर ये दिखाएगा आपको कि आपकी जो पैकेज है उससे रिलेटेड कितनी फाइल्स हैं, उन सब की लिस्ट आपको देगा। यानी जितनी भी आपकी सपोर्टिंग फाइल्स है वो सारी यहाँ दिखाएगा। तो ये सारी फाइल्स देखोगे तो जब आपका फायरफॉक्स रन करता है तो ये सारी फाइल्स बैकग्राउंड में उसे सपोर्ट करने के लिए वर्क करती है। तो इसमें क्या है, आपको ईटीसी के अंदर, ये ईटीसी के अंदर क्या थी, कन्फेशन फाइल्स, तो ये फायरफॉक्स की कन्फेशन फाइल्स है। एंड यहाँ पर ये लाइब्रेरी फाइल्स है, ये सारी जो आ रही है। इसके बाद यहाँ पर ये सारी लाइब्रेरी चल रही है, फायरफॉक्स, ये सब, ये शेयर फाइल्स है। या जैसे अगर हमें इसके चेक करना है, सो हम फायरफॉक्स की जगह एस एस एच नहीं, ओपन एस एस एच यूज चेक करते हैं, जो हम कल रिमोट कर रहे थे। ओपन एस एस एच कैसे था, ऐसे था शायद, ओपन एस एस हाइफन सर्वर, ये करते हैं। तो देखो ओपन एस एस हाइफन सर्वर के लिए इतनी सारी ये सपोर्टिंग फाइल्स है। कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से। देखो ये सारी दिखा रहा है, जो हम कन्फेशन कर रहे थे वो किसमें, इसमें कर रहे थे, ईपीसी के अंदर एस एस एच डी अंडर स्कोर कॉन्फिग। तो ये भी देखो हेल्प करता है। जैसे अभी तो मैंने बता दिया था कि ओपन एस एस एच में आपको कौन सी फाइल के अंदर कंप्रेशन करनी है। अदरवाइज वैसे अगर आपको नहीं पता है तो आप ये इस तरीके से चेक करो उसकी सपोर्टिंग फाइल्स कौन सी है। कोई ऐसी अगर आप सर्विस यूज कर रहे हो तो सपोर्टिंग फाइल्स में आपको इस तरीके से दिखाएगा। अब पहला तो कंप्रेशन फाइल हमेशा ईटीसी के अंदर होती है, तो ईटीसी में देखो आप। दूसरा फिर उसके अंदर आपको सर्च करना पड़ेगा कि कौन सी कंप्रेशन फाइल के अंदर आपको कंप्रेशन करनी है। जैसे अभी तो हमें कुछ के बारे में पता है, बट इन फ्यूचर हो सकता है कि आप अगर बड़े लेवल पे जाते हो लिनक्स के अंदर, एंड वहां पे कुछ ऐसे पैकेज है जो आपने उससे पहले कभी यूज नहीं किए, तो उस केस में फिर आपको इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि उसकी सपोर्टिंग फाइल्स कैसी है। कन्फेशन फाइल के लिए वो कमांड है, वो भी बताऊंगा मैं। आप कन्फेशन फाइल को इस तरीके से कर सकते हो, यहाँ पर QL की जगह पर आप QC कर दो कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो ये सिर्फ कन्फेशन फाइल दिखाएगा, बाकी कुछ नहीं दिखाएगा। तो देखो सिर्फ कन्फेशन फाइल्स आएंगी जो ATC के अंदर अवेलेबल है। तो इसमें आपको पता लग गया, ओके इतनी फाइल्स हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ सेटअप किया जा सकता है। एंड देन आपको सर्च करना है उसमें से वन बाय वन ओपन करके कि ऐसी कौन सी फाइल है जिसपे मुझे सेटअप करने की जरूरत है। एंड इसके अलावा आपने QC किया, QC के साथ में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, QI कर सकते हो। आई क्या देगा आपको, पैकेज की इंफॉर्मेशन देगा यहाँ पे कि आपका पैकेज किससे रिलेटेड है। हमने इस पैकेज को सर्च किया था तो उसका नेम दे रहा है, ओपन एसएसएच सर्वर, उसका वर्जन दे रहा है कौन सा आपको अवेलेबल है, उसकी रिलीज दे रहा है, उसका आर्किटेक्चर दे रहा है, इंस्टॉल डेट दे रहा है, कब इंस्टॉल हुआ था, उसका ग्रुप अनस्पेसिफाइड है, साइज दे रहा है, इतना साइज है इसका, बाकी सिग्नेचर दे रहा है, ओके, सोर्स RPM दे रहा है, ठीक है, बिल्ड डेट दे रहा है, बिल्ड कब हुआ था। एंड इसके अलावा ये सारी वेबसाइट्स वगैरह दे रहा है, उनसे हमें ऐसा कोई खास काम नहीं, समरी दे रहा है। एंड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में लिखा हुआ। तो ओपन एसएसएच क्या है, फ्री वर्जन है एसएसएच का, एक प्रोग्राम है जिससे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो अपनी कमांड को रिमोट मशीन पे, यानी रिमोट मशीन पे आप उसका रिमोट ले सकते हो। दिस पैकेज कंटेन द सिक्योर सेल डेमन, ये SSHD जो डेमन है, जो सर्विस है, उसे कंटेन करता है एंड अलाउ करता है कि आप क्लाइंट के साथ में सिक्योरली कनेक्ट हो पाओ। तो किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप QI करके उस पर सर्च कर सकते हो एंड वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि इसका काम क्या है। तो QI भी काफी यूजफुल कमांड है जिससे आप चेक कर सकते हो उसके बारे में। एंड इसके अलावा आपको अगर डॉक्यूमेंटेशन फाइल देखनी है, जैसे हमने सी से QC से क्या देखा था, कन्फेशन फाइल। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन फाइल देखनी है कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ पर है, तो आप QD कर सकते हो। ये सारी यहाँ पर क्या है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन फाइल है। अगर याद हो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, आप हेल्प के लिए मैन कमांड चला सकते हो, मैनुअल। तो आप जब मैन कमांड चलाते हो तो आपको जो चीजें वहां पर दिखती हैं वो सारी किस फाइल से एक्सेस हो रही है, तो वो सारी इन फाइल से एक्सेस हो रही है जो यहाँ पर अवेलेबल है। देखो मैन के अंदर ही है, आप मैन कमांड चलाते हो अगर ओपन एसएसएच के लिए, तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी सर। यानी वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन को उठाएंगे और आपको वहां पे शो कराएंगे। सो सॉफ्टवेयर के लिए भी सब रन कर सकते हैं, मैन और हेल्प। सॉफ्टवेयर जैसे
आप देखो हमेशा जो ये करते हो ना, कमांड के लिए करते हो। आप सॉफ्टवेयर का भी काम क्या होता है, कमांड। जैसे हमने ओपन एसएसएच किया, इस पे आप क्या करते हो, ये करते हो हाँ एसएसएच, तो आप एसएसएच के लिए रन करा सकते हो। ये कमांड है ना उसके लिए। ओपन एसएसएच चीज अलग है, जी। उसकी कमांड है, तो आपने इसके लिए रन कराते हो। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है, सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये सब कुछ, ये कहाँ से एक्सेस हो रहा है? ये उन्हीं फाइल से एक्सेस हो रहा है, समझे? क्योंकि ये कहाँ पे नोटेड, इन फाइल्स के अंदर, जो ये सारी फाइल्स, ये उस केस में। तो आप जितनी भी कमांड्स चलाते हो, वो कमांड किसी न किसी सॉफ्टवेयर से एक्सेस हो रही है, हर कमांड। ऐसी कोई कमांड नहीं जिसका सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं। हर कमांड का, जैसे आप mkdir भी करते हो, तो वो भी जो है आपका, उसका भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल। तो उसके लिए हम यहाँ पर शायद विचेस कमांड है, विचेस mkdir, नहीं नहीं विचेस नहीं है, विचेस 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 क्या होता था? वेयर इज, हाँ वेरेज होता है। ये तो लोकेशन बता देगा। एक कमांड थी जो वो बताता हाँ था। क्या बताता है उसका पैकेज का नाम? कमांड, क्या कमांड नहीं याद आ रही मुझे। वो होती थी, ओके। लेकिन वो ऐसे काम करेगी, उसके लिए यम सर्वर चाहिए होता था। यम व्हाट प्रोवाइड्स, एंड क्या था, एमकेडीआई, शायद हाँ कर जाएगी। ठीक, ये दिखा देखो, एमकेडीआर जब आप चलाते हो ना, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए था? कोर यूटिल्स, ये वाला पैकेज चाहिए होता। अगर ये पैकेज नहीं होगा तो आपकी एमकेडीआर कमांड नहीं चलेगी। इस पैकेज की वजह से कमांड चलती है। तो हर चीज का पैकेज है, आप जितनी भी चीजें चलाते हो, तो इससे चेक कर सकते हो। ठीक, इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपने क्या किया, QD कर लिया हमने डॉक्यूमेंटेशन। इसके बाद अगर हम ये चाहते हैं कि हमें किसी पैकेज के बारे में ये चेक करना है कि उसके जो चेंजेस है वो कब कब हुए, एंड उनमें क्या चेंजेस हुए। जैसे आप ओपन एसएसएच है, उसका हम वर्जन अभी यूज कर रहे हैं, उससे पुराना वर्जन जो था, तो पुराना वर्जन कौन सा था, या नया वर्जन आया तो उसमें क्या बदला। तो वो चीजें चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर RPM-Q स्पेस एंड हाइफन हाइफन, ना ना, हाइफन हाइफन चेंज लॉग स्पेस एंड ओपन एसएसएच हाइफन सर्वर, एंटर। सो यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई इसमें, अगर देखें हम, तो कहाँ से चली थी कमांड, यहाँ से। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है अभी हमारे पास जो लेटेस्ट पैकेज है हमारे सिस्टम के अंदर, वो ये वाले अवेलेबल है, ये वाला। ठीक, सो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें इसके बारे में लिखा है क्या चेंजेस किया है इन्होंने। सो वर्क अराउंड फॉर RHEL 8 इनकम्पेटिबिलिटी इन SCP यूटिलिटी इन SFTP मोड। तो इन्होंने कुछ ऐसा चेंज किया हुआ कि RHEL 8 में जो इनकम्पेटिबिलिटी थी SCP की या SFTP मोड की, वो सारी चीजें इन्होंने चेंज कर दी। ये इस डेट में आया था। एंड इसके अलावा इससे पहले ये आया था एक 7 फरवरी में, एंड उसमें ये सारे चेंजेस हुए थे। इसके अलावा 2021 में आया था ये। एंड उससे पहले ये देखो, सब में ये जो कौन कौन से रिलीज आए उस सॉफ्टवेयर के, एंड कब कब आए और उसमें क्या बदला, तो वो सारी चीजें यहाँ लिखनी है। जैसे इन्होंने ये रिमूव कर दिया था, पहले ये होता होगा। एंड उससे पीछे जो है इन्होंने ये किया यहाँ पर, डू नॉट लॉस पिन व्हेन मोर स्लॉट मैच। तो ये सारी चीजें इन्होंने बदली है टाइम टू टाइम। तो आप उस सॉफ्टवेयर के बारे में, पुराने अपडेट्स के बारे में पढ़ सकते हो कि नए अपडेट में क्या बदला है उन्होंने। तो इस कमांड से वो भी चेक किया जा सकता है। एंड इतनी चीजें हम इससे चेक कर सकते हैं। अगर हमें कुछ ऐसा ही, जो चीजें हमने यहाँ पर की है, वो उसके बारे में चेक करनी है जो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल नहीं किया अभी। जैसे इसका मान लेते हैं कि मैं अभी एक सॉफ्टवेयर की बात कर रहा था, हम बार बार BSF TPD कर रहे हैं, ये वाला पैकेज जो अवेलेबल नहीं है सिस्टम पे। तो अगर मुझे उसके बारे में चेक करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, RPM स्पेस -Q एंड I फॉर इंफॉर्मेशन, जो अभी कर रहे थे सेम कमांड, बट आपको क्या ऐड कर देना है यहाँ पे, साथ में P ऐड कर देना, QIP स्पेस पैकेज का नाम, सो BSF TPD। एंड आई थिंक ऐसे नहीं लेगा। इसे लेने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पहले CD करके और उस पैकेज की लोकेशन पे जाना चाहिए, एप स्ट्रीम एंड पैकेजेस। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे अवेलेबल है। सो RPM-BSF TPD जब ये करोगे आप, तो यहाँ टैब आपको प्रेस करना है। टैब प्रेस करोगे तो ये पूरा नाम ले लेगा, पूरी फाइल का।
ठीक, एंड देन तब एंटर करो। जो इंस्टॉल है उसे तो सर्च कर लेता है, बट जो इंस्टॉल नहीं है तो उसकी लोकेशन पे जाके सर्च करना पड़ा। तो इसने उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी कि BSFTPD का जो आपका नेम है वो क्या है, वर्जन कौन सा अवेलेबल है, रिलीज क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, तो इंस्टॉल डेट में क्या भी इंस्टॉल नहीं है, साइज उसका कितना है, एंड इसके अलावा बिल डेट है, पैकेज है, एंड लास्ट में डिस्क्रिप्शन। BSFTPD क्या है, एक वेरी सिक्योर FTP डेमन है, जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है उसी के लिए डेमन है। तो इसके बारे में हम जो पैकेज इंस्टॉल नहीं है उसके बारे में इस तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है, सेम कमांड जो अभी हमने इससे पीछे जितनी भी कमांड चलाई उस सब में हमें लास्ट में बस क्या लगाना है, अगर अनइंस्टॉल्ड है पैकेज तो P लगाना है। जैसे हमने QI किया, इसी तरीके से आप QC कर सकते हो। तो ये QC से हमें आगे कन्फेशन फाइल उसकी क्या होंगी, या कुछ भी करना है हमें QC या QD करना है हमें, तो डॉक्यूमेंटेशन फाइल आ जाएगी। तो डॉक्यूमेंटेशन फाइल आ गई इसकी, ये सारी हैं। तो तो इस पी तरीके का मतलब क्या हुआ? किसका, पी का? पी का मतलब पैकेज। बस इन्होंने ये कर दिया कि वैसे वो क्या है, वैसे ठीक है कि वो इंस्टॉल्ड है तो वहां पर ऐसा वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, इन्होंने अलग से ये ऐड कर दिया, पी करोगे तो पी मीन्स पैकेज। पैकेज से क्या हो रहा है कि जो अनइंस्टॉल्ड पैकेज है वो भी आप चेक कर पा रहे हो। ठीक, बता दो। ठीक। सो अभी हमने जो देखा वो RPM के बारे में, अब देखते हैं RPM से कैसे पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। तो पैकेज को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे RPM करोगे, स्पेस -i करोगे इंस्टॉल के लिए। ठीक, साथ में आप चाहते हैं कि जब इंस्टॉल हो तो वो आपको नीचे इंफॉर्मेशन भी देती है, यहाँ इंस्टॉल हो रहा है, तो आप V करोगे। H करोगे तो वहां पे आपको हैशिंग दिखाएगा, हैशिंग मतलब परसेंटेज दिखाएगा, यहाँ 100% इंस्टॉल हो गया या 50% इंस्टॉल हो गया वो चीज। कौन सा पैकेज करना है वो, तो अभी BSFTPD नहीं था हमारे पास, हम वही इंस्टॉल करते, तो मैंने BSFTPD यहाँ पर लिखा एंड देन एंटर। तो अभी देखो यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। ठीक, जो हमने B लगाया था उसकी वजह से ये सब आया, जो हमने H लगाया था उसकी वजह से ये हैशिंग आई। 100% कंप्लीट। तो अब ये इंस्टॉल्ड है, यानी अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ RPM हाई, RPM क्वेरी से ही कर लेता हूँ, RPM क्वेरी एंड क्या करें, BSFTPD। तो अब ये इंस्टॉल्ड है। इस तरीके से आप कोई भी पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। अब जो हम कह रहे थे कि डिपेंडेंसी जिसकी नहीं है वो इंस्टॉल होगा, तो इसकी डिपेंडेंसी नहीं थी। जैसे अगर हम यही क्या करें, RPM स्पेस -IVS एंड यहाँ पे करूँ मैं HTTPD करके कुछ पैकेज रहता है, HTTPD-2.4, ये जो पैकेज है मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ। तो इसमें देखो आपको क्या एरर देगा, फेल डिपेंडेंसी। इसे इंस्टॉल होने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर एक ये पैकेज चाहिए, साथ में ये चाहिए फाइल सिस्टम, ये वाला चाहिए HTTP फाइल सिस्टम, HTTP फाइल सिस्टम ये वाला, एंड ये HTTP टूल्स चाहिए, ये चाहिए लीवा PR, एंड ये चाहिए यहाँ पर PR utils करके, ये जो है सिस्टम लोगो चाहिए। यानी इतने सारे जो पैकेज होंगे तब ये इंस्टॉल हो सकता है। तो या तो आप इन सारे पैकेज को वन बाय वन सर्च करो उसके अंदर जाके और वन बाय वन इंस्टॉल करो, उसके बाद इसे इंस्टॉल करो। एंड जब ये वाले पैकेज इंस्टॉल करने जाओगे तो यहाँ पर भी इनके लिए भी आपसे कुछ मांगेगा कि ये वाली डिपेंडेंसी लाओ, एक आध पैकेज में डिपेंडेंसी मांगेगा। तो टोटल जब हम से करेंगे वहां देखना शायद 8 और 10 मांगता है, यहाँ 6 दिखा रहा है, मतलब इनमें से किसी कुछ पैकेज के लिए आपको और भी डिपेंडेंसी चाहिए। तो जो कि हमारे लिए काफी एक बड़ा टास्क हो गया, वन बाय वन से सर्च करना और इंस्टॉल करना। इसी चीज को वहां पर आपको DNF सॉल्व करता है। यानी DNF क्या करता है, वो ऑटोमेटिक सर्च करके डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल करा देता है साथ में। उसमें आपको सर्च करने की नीड नहीं, जबकि ये क्या कह रहे हैं कि बोला डिपेंडेंसी फेल हो गई, आप पहले डिपेंडेंसी इंस्टॉल कराओ वन बाय वन, तब ये पैकेज इंस्टॉल हो। एंड जिन पैकेज के साथ डिपेंडेंसी नहीं है, जैसे BSFTPD की कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, तो वहां कोई एरर नहीं दिया, वो इंस्टॉल कर दिया। इन फ्यूचर अगर कभी आपको पैकेज अपडेट करना होगा, तो अपडेट कैसे करेंगे हम यहाँ पे। सो RPM स्पेस जो हमने BSFTPD किया हो उसी को अपडेट करके देखते हैं, UVH, U फॉर अपडेट, एंड कौन सा करना है, BSFTPD का, BSFTPD, चलो यू शायद कैपिटल है स्मॉल, ओके, यू कैपिटल हो, UVH एंड BSFTPD ये।
अब देखो अभी तो होगा नहीं क्योंकि सेम वर्जन है मेरे पास। ये कब हो सकता था, अगर मैं कोई और वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल करता, लाइक 9.1, 9.2, 9.3 की आईएसओ होती मेरे पास, वहां पे पैकेज का वर्जन हो सकता है चेंज होता है इसका, तो वो अपडेट हो जाता। तो अभी अगर मैं इसे अपडेट करता हूँ तो ये ट्राई करेगा, बट लास्ट में क्या दिखाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है सेम वर्जन। बट वैसे अपडेट करना है तो हम इसी तरीके से यहाँ पर अपडेट करते हैं। इसके अलावा अगर आपको अनइंस्टॉल करना है इसे, तो आरपीएम स्पेस एंड हाइफन EVH एंड पैकेज का नाम VSFTPD एंटर। तो अभी ये इसे अनइंस्टॉल कर दिया, अनइंस्टॉल कर दिया। अभी अगर चेक करें हम यहाँ पर, तो आप पैकेज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, नॉट इंस्टॉल। यानी इस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो, अपडेट एंड अपडेट कर सकते हो। बताओ इतना।